वेलकम टू प्रशांति ट्यूटोरियल। आप सभी का प्रशांति ट्यूटोरियल में मैं अंकित हरिद्वाज फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हमारे जो सीरीज़ चल रही थी वो बायोलॉजी की सीरीज़ चल रही थी जो कि साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और उस बायोलॉजी की सीरीज़ में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो डाइजेस्टिव सिस्टम से था। और हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एक तो हमने बकल कैविटी वाला जो पार्ट है जिसपे हमने टीथ को डिस्कस किया, टंग को डिस्कस किया और उसके बाद हमने जो लिप्स है उसको डिस्कस किया था। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में जब भोजन प्रारंभिक अवस्था में जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स फूड रहता है, और जब वो बकल कैविटी में जाता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है दांतों के माध्यम से। इसके बाद बकल कैविटी के बाद जो भोजन पहुंचता है वो पहुंचता है कहाँ? हमारी ग्रास नली में। और ग्रास नली कहाँ होती है? यहाँ पर होती है। बकल कैविटी वाला हिस्सा तो इतना होता है, कौन कौन सा? दांत होते ही, टंग होती है, और ये क्या होता है? ये लिप्स वाला जो पार्ट होता है। ये सब बकल कैविटी की कैटेगरी में रखे जाते हैं। और इसके बाद अब हम जो डिस्कस करेंगे कि जब फूड अब यहाँ पे इंटेक करते हैं उसके बाद बकल कैविटी से होते हुए फूड कहाँ जाता है? यहाँ पर। और यहाँ पे पाई जाती एसोफेगस, और इसी एसोफेगस को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रास नली बोलते हैं। क्या बोला जाता है? ग्रास नली। तो आइए हम ग्रास नली के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है ग्रास नली से रिलेटेड, यहाँ पे लिखा है क्या? ओसोफेगस। क्या लिखा है? ओसोफेगस। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है? ओसोफेगस। अब ये जो ओसोफेगस है इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? ओसोफेगस की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है उसकी लेंथ। यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब बात की जाए सेकेंड पॉइंट की कि यहाँ कनेक्ट स्टोमक टू द बकल कैविटी। अब ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है हमारा? ये जो बकल कैविटी से पहले तो ये जुड़ा हुआ है ग्रास नली, एसोफेगस जुड़ा है ना बकल कैविटी से। फिर उसके बाद वो जो एक एंड, तो एक जो हिस्सा है वो बकल कैविटी से जुड़ा हुआ है किसका? ओसोफेगस या ग्रास नली का। और जो एक एंड वाला जो पोर्शन है वो किससे जुड़ा है? स्टमक। और स्टमक को हम क्या बोलते हैं? आमाशय। क्या बोलते हैं? आमाशय। तो एक मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से ही समझा दूँ। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है? बकल कैविटी वाला पोर्शन है। ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला जो ऊपर वाला जो पोर्शन है ये वाला क्या है? ये कनेक्टेड है ऊपर से किससे कनेक्टेड है? बकल कैविटी से। और ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये देखो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जे शेप का, ये क्या है? स्टमक है। और स्टमक को हिंदी में बोलते हैं पेट। ये जो हमारा पेट वाला पोर्शन है ना उसको हम क्या बोलते हैं? स्टमक बोलते हैं, या आमाशय भी बोल सकते हो आप। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ऊपर वाला पार्ट है ना उसको हम बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं, उस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ओसोफेगस होता है वो किससे कनेक्टेड रहता है? वन एंड उसका कनेक्टेड रहता है अपर पार्ट का। वो कहाँ पे रहता है बताओ? वो कनेक्ट रहता है किससे? बकल कैविटी से। और अनदर एंड जो कनेक्ट रहता है वो किससे कनेक्ट रहता है? स्टमक। इसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आमाशय। ठीक है। तो उसी में जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे वो क्या था? वो ये था कि एक एंड कनेक्ट रहता है किससे? बकल कैविटी से, और एक एंड कनेक्टेड रहता है किससे? आमाशय से या स्टमक से। एक और मैं टर्म बता दूं, इसमें क्या होता है? एक इपीग्लोटिज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक इपीग्लोटिज्म। यहाँ पर एक देखो, इसमें छोटी सी एक टर्म है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और नली यहाँ पे लगी रही होती है। ग्रास नली के साइड से ही एक नली, देखो दो नली पाई जाती है। एक नली ये हो गई, एक नली ग्रास नली की हो गई, और एक नली क्या होती? एक होती क्या? इपीग्लोटिज्म की होती। क्या होती है? इपीग्लोटिज्म। अब ये इपीग्लोटिज्म यहाँ पे इन दो नलियों के बीच में क्या पाया जाता है? एक छोटा सा बिंदु, जिसको मैं क्या बोलता हूँ? इपीग्लोटिज्म। क्या बोलते हैं? इपीग्लोटिज्म। अब ये इपीग्लोटिज्म का काम क्या है? मैंने बताया ना आपको दो नली होती है। एक क्या होती है? एक नली जो होती है ग्रास नली होती है, और एक होती है श्वसन नली। यहाँ से देखो एक नाक से आ रही वो नली कौन सी हो गई? श्वसन नली, जहाँ से आपसे सांस ले रहे हैं। एक नली वो होती है, वो कौन सी होती है? ग्रास नली, जिससे आप भोजन को अंदर कर रहे हैं। ठीक है, डाइजेशन के लिए। तो अब ये दो प्रकार की नलियों को मैनेज कौन करेगा? वो करेगा कौन? इपीग्लोटिज्म। कौन मैनेज करेगा उसको? इपीग्लोटिज्म। तो इपीग्लोटिज्म के बारे में मैं आपको बता दूं कि इपीग्लोटिज्म जो होता है वो क्या करता है। देखो यहाँ पे इपीग्लोटिज्म है। अब ये फिर से मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। इसको थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं अपन। ये हो गया है थोड़ा सा स्पेस। अब यहाँ पे आप देखते हैं, डायग्राम से समझते हैं। तो अब मान के चलो ये हो गया क्या? ये हो गया ओसोफेगस, जिसको क्या बोलते हैं? ग्रास नली। और एक जो पाइप आ रहा है वो पाइप कौन सा है?
विंड पाइप, क्या बोलते हैं उसको, विंड पाइप, क्या बोलते हैं, विंड पाइप। इसी विंड पाइप को हम क्या बोलते हैं, श्वसन नली। तो दो पाइप आते हैं, एक आता है एसोफेगस का जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रास नली, और एक क्या का आता है, विंड पाइप, जिसको हम श्वसन नली बोलते हैं, जहाँ से हम सांस लेते हैं। तो ये दोनों पाइप के बीच में एक क्या होती है, ईपीग्लोटिज्म होती है। क्या होता है, ईपीग्लोटिज्म, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लें। ये ईपीग्लोटिज्म एक्चुअली में होता क्या है। तो ये ईपीग्लोटिज्म क्या होता है कि जब आप खाना खाते हो तो ईपीग्लोटिज्म क्या करता है, इन दोनों नली में से किसको बंद कर देता है, विंड नली को बंद कर देता है जब आप खाना खाते हो। और जब आप सांस लेते हो तब किसको बंद कर देता है, एसोफेगस या ग्रास नली को। फिर से आप सुनो, ये जो ईपीग्लोटिज्म का जो फंक्शन है वो क्या है, उसका फंक्शन, मेन उसका फंक्शन ये है कि जब आप खाना खाते हो तब जो विंड पाइप है, जो श्वसन नली है, उसको क्या कर देता है, वो बंद कर देता है। और जब आप सांस लेते हो तब किसको बंद कर देता है, किस पाइप को बंद कर देता है, ईसोफेगस वाले पाइप को, ग्रास नली वाले पाइप को बंद कर देता है। तो इससे होता क्या है, आप अगर कभी खाना खाएं और जब आप खाने को गिटक रहे हो तब अगर आप धोखे से भी सांस ले लेते हो तो आपका खाना अटक जाता है, ठसकी टाइप की लग जाती है, खाना बाहर आ जाता है एकदम से। वो क्यों होता है, क्योंकि आपने दोनों चीज़ें एक साथ की, आपने खाना भी गिटका और उसके बाद आपने क्या लिया, सांस भी लिया। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ईपीग्लोटिज्म के काम को बंद कर दिया, ईपीग्लोटिज्म ने वहाँ फंक्शन ही नहीं किया। तो ईपीग्लोटिज्म एक ऐसी मैकेनिज्म होती है हमारे यहाँ पर इन दोनों एसोफेगस मतलब ग्रास नली और विंड पाइप के बीच में, जो कि एक को बंद करती है तो दूसरे को चालू करती है, और दूसरे को बंद करती है तो पहले को चालू करती है। तो ये था पूरा का पूरा ईपीग्लोटिज्म का काम। नाउ मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रास नली। ओके, अब ग्रास नली में मैं आपको बता दूं, ये देखो, ये एक डायग्राम, पहले आप डायग्राम यहाँ पर देख लें। ये है एसोफेगस का डायग्राम। अब क्या होता है, खाना आया ऊपर से, यहाँ से खाना आ रहा है, मान के चलिए, देखो यहाँ से ये ऐसा खाना आया। अब ये जो खाना आ रहा है तो देखो यहाँ पर इस टाइप से ये बनी रहती, क्या, एसोफेगस। तो खाना क्या है, कभी कभी खाने के जो कण रहते हैं वो बड़े रहते हैं, कभी छोटे रहते हैं। तो कभी यहाँ पे सेट होते हैं, कभी यहाँ पे सेट होते हैं, कभी यहाँ पे सेट होते हैं, कभी यहाँ पे सेट होते हैं। तो खाना ऐसा मूवमेंट करते हुए जाता है, कहाँ तक जाता है, स्टमक तक जाता है। अब जब खाना ग्रास नली से ऐसा मूवमेंट करते हुए जा रहा है तो उस मूवमेंट को हम क्या नाम से जानते हैं, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं क्या, क्रमाकुंचन गति। क्या नाम से जानते हैं बेटा उसको, क्रमानुकुंचन गति। हम क्या बोलते हैं, क्रमानुकुंचन गति बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शरीर के किस अंग में भोजन क्रमानुकुंचन गति से आगे बढ़ता है, तो आपको क्या आंसर टिक करके आना है, वहां पर ग्रास नली ही एकमात्र ऐसा अंग है जहां पर भोजन क्रमानुकुंचन गति से आगे बढ़ता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना कि ग्रास नली में क्या होता है, क्रमानुकुंचन गति से भोजन आगे बढ़ता है, भोजन अपने आकार के अनुसार व्यवस्थित हो जाता है। अब यहाँ तो हो गई क्या, ग्रास नली वाली बात। अब ग्रास नली के बाद ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये हो गया, ये तो ग्रास नली वाला पार्ट हो गया, ये वाला जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब यहाँ से भोजन होते हुए कहाँ गया, स्टमक में। कहाँ पे आ गया, अब स्टमक में। तो अब स्टमक को डिस्कस करते हैं कि स्टमक की फंक्शन क्या होता है। तो स्टमक का मेन फंक्शन मैं आपको बता दूं तो स्टमक क्या होता है, स्टमक के बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो स्टमक की बात की जाए तो स्टमक आप देख सकते हैं क्या है स्टमक के बारे में। स्टमक का जो शेप होता है वो कैसा होता है, जे शेप का होता है। कैसे शेप का होता है, मैंने बताया ना, ये ग्रास नली से ऐसा ये जे शेप का होता है। अगर बात की जाए कलर की तो कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है। स्टमक का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि स्टमक कैसे कलर का होता है तो क्या आंसर आपको टिक करके आना है, स्टमक का जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है। अब बात आती है कि स्टमक के अंदर पार्ट कितने होते हैं। तो पार्ट कितने होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं भैया स्टमक के। स्टमक के कितने पार्ट होते हैं, 3। अब वो 3 पार्ट क्या, कौन कौन से, उसको आइए डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिया। क्या बोलते हैं, कार्डिया। और ये जो कार्डिया वाला जो पार्ट होता है ये अपर पार्ट होता है। स्टमक का अपर पार्ट कौन सा होता है, तो आपको क्या आंसर टिक करके आना है, ये होता है कार्डिया। स्टमक का अपर पार्ट कौन सा होता है, कार्डिया होता है। कौन सा होता है, कार्डिया। और जो स्टमक का जो मिडिल पार्ट होता है, मिडिल पार्ट कौन सा होता है, फंडस।
स्टमक का मिडिल पार्ट कौन सा होता है? फंडस होता है। और जो स्टमक का जो लोअर पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पाइलोरिक। तो इस प्रकार से स्टमक के कितने पार्ट हो गए? 3 मेन पार्ट हो गए। कौन कौन से? पहला कार्डिया, दूसरा फंडस, तीसरा पाइलोरिक। तो ये 3 पार्ट हो गए, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जो सबसे जो लोअर पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक, वो किससे कनेक्ट रहता है? वो ग्रहणी से कनेक्टेड रहता है। और ग्रहणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डोडेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोडेनम। तो पाइलोरिक वाला जो स्टमक का पार्ट है वो ग्रहणी से कनेक्टेड रहता है, मतलब नीचे साइड वाला जो पोर्शन है वो ग्रहणी का होता है, स्टमक के जस्ट नीचे। ठीक है, अब हम कुछ ग्लैंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इनके अंदर क्या क्या ग्लैंड्स पाई जाती हैं स्टमक में। तो सबसे पहला जो ग्लैंड हम डिस्कस करेंगे वो क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। क्या? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड को क्या नाम से जानते हैं? जठर ग्रंथि नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? जठर ग्रंथि। वेरी गुड, आपको तो पहले से काफ़ी कुछ पता है। तो ये जो जठर ग्रंथि होती है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये स्टमक के निचले भाग में पाई जाती है। स्टमक यानी आमाशय के निचले वाले भाग में पाई जाती है। अब इससे क्या होता है? एक जूस सीक्रेट होता है। तो जो ये जठर ग्रंथि स्टमक के जस्ट नीचे वाले पार्ट में होती है और इसमें एक जूस सीक्रेट होता है और उस जूस को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। और इसी गैस्ट्रिक जूस को क्या नाम से जानते हैं बच्चों? जठर रस के नाम से जानते हैं। और बात की जाए गैस्ट्रिक ग्लैंड की, तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं उसमें 3 प्रकार की सेल पाई जाती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। किसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब वो 3 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी है ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो कोशिका होती है वो इसमें होती है क्या? ऑक्जेंटिक सेल। दूसरी होती है क्या? म्यूकस सेल। और जो तीसरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जाइमोजिन सेल। सबसे पहले क्या होता है बच्चों? ऑक्जेंटिक सेल, दूसरा म्यूकस सेल और तीसरा जो होता है वो जाइमोजिन सेल। लेकिन हमको डिस्कस किसके बारे में करना है? ऑक्जेंटिक सेल में। ऑक्जेंटिक सेल ये किस में पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाई जाती है। अब ऑक्जेंटिक सेल में क्या पाया जाता है तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। जो ऑक्जेंटिक सेल है जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाई जाती है, देखो ऑक्जेंटिक सेल किस में पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड में। और गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाई जाने वाली ऑक्जेंटिक सेल में HCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है? HCl। तो ऑक्जेंटिक सेल प्रोड्यूस किसको करती है? प्रोडक्शन किसको करती है? HCl का प्रोडक्शन करती है। और HCl का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक प्रकार का HCl क्या है? एसिड। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाया जाने वाला ऑक्जेंटिक सेल में क्या पाया जा रहा है? HCl। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि HCl का pH वैल्यू कितना होता है, तो आपको क्या आंसर टिक करके आना है बच्चों कि HCl का pH वैल्यू कितना होता है? 1.4 होता है। HCl का pH वैल्यू होता है 1.4, मतलब एसिडिक। क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। अब बात आती है कि इसकी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला क्या है? गैस्ट्रिक जूस, जिसको हम क्या बोलते हैं? जठर रस। तो कोई भी अगर जूस सीक्रेट हो रहा है, कोई भी रस अगर निकल रहा है तो उसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो जठर रस जो है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा है, उसमें भी 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम पाए जाएंगे? सबसे पहला होता है रेनिन एंजाइम, दूसरा होता है पेप्सिन। पहले क्या होता है? रेनिन होता है, दूसरा क्या होता है? पेप्सिन। अब बात आती है कि रेनिन क्या करता है। तो रेनिन क्या करता है कि ये दूध जो होता है ना, दूध, उसको दही में कन्वर्ट करने का काम करता है। दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? रेनिन एंजाइम। और ये रेनिन एंजाइम किस में पाया जाता है? ये गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। गैस्ट्रिक जूस मतलब जठर रस में पाया जाने वाला। आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं उनमें रेनिन एंजाइम ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए वो माँ का जो दूध जब पीते हैं उसके बाद वो बहुत इजीली उस दूध को दही में कन्वर्ट उनके जो स्टमक में हो जाता है, जो रेनिन एंजाइम ज्यादा एक्टिवेट होता है, जिससे वो डाइजेशन अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन वही इतना दूध अगर हम पिएंगे अभी की कंडीशन में, तो हम उस दूध का डाइजेशन जल्दी नहीं कर पाएंगे, जिस कारण हमको गैस की शिकायत हो जाएगी, हो जाती है ना। अगर आप कभी 1 गिलास दूध पी लें, अगर आपकी हैबिट नहीं है तो आपको क्या हो जाएगी? गैस बन जाएगी, क्योंकि हमने
हमारे अंदर जो पाए जाने वाला स्टमक में क्या है, गैस्ट्रिक जूस में, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाला गैस्ट्रिक जूस में पाया जाने वाला रेनिन एंजाइम, उसकी मात्रा कम हो गई है। तो हम दूध को दही में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। भाई दूध दही में कन्वर्ट होगा तभी तो डाइजेशन होगा, ऐसे कहाँ हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, एक और एंजाइम पाया जाता है किसमें, इसमें एक और एंजाइम पाया जाता है। वो एंजाइम का नाम क्या है, पेप्सिन एंजाइम। अब ये पेप्सिन का नाम क्या है, ये पेप्सिन जो होता है, जो कि गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, वो प्रोटीन का पाचन करता है। अब जो प्रोटीन आता है ना, वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। तो इसकी प्रोसीजर हम देखेंगे थोड़े बाद में कि एक्चुअली में प्रोटीन पेप्टोन में ये सब क्या है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आ रही है, अगर ठीक है मैं आपको डिस्कस करा ही देता हूँ कि एक्चुअली में होता क्या है ये प्रोटीन और ये सब चीज़। तो 20 एमिनो एसिड की बात करते हैं। भोजन में क्या पाए जाते हैं, एमिनो एसिड पाया जाता है। तो इसमें मेनली हम डिस्कस इसके बारे में पढ़ेंगे 20 एमिनो एसिड। अब ये जो 20 एमिनो एसिड है वो किस में टूटता है भाई, उससे क्या बनता है, पेप्टोन। 20 एमिनो एसिड से बन गया क्या, पेप्टोन। अब ये जो पेप्टोन हो गया, ये पेप्टोन किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोटीन में कन्वर्ट हुआ। किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोटीन में कन्वर्ट हुआ। अब ये प्रोसीजर होगी कैसे, एक्चुअली में क्या होता है कि जो प्रोटीन हो, जो 20 एमिनो एसिड है ना, वो जब टूटेगा, जैसे आप भोजन करोगे तो भोजन का हमेशा आंशिक रूप से पाचन होता है, और जब भोजन का आंशिक रूप से पाचन होगा तो किसके माध्यम से होगा, भाई कोई ना कोई तो एंजाइम पाए जाएंगे ना। तो उन एंजाइम के माध्यम से भोजन का पाचन होगा और वो पेप्टोन में कन्वर्ट होगा, और पेप्टोन के बाद वो प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, और फिर यही प्रोसीजर दोबारा, फिर प्रोटीन फिर टूटेगा किसमें, पेप्टोन में, और ये पेप्टोन फिर ब्रेकडाउन होकर ये 20 एमिनो एसिड बनाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रोसीजर पूरी चलती रहेगी, इस प्रकार से पूरी प्रोसीजर चलती रहेगी। इसके बाद देखते हैं, ये HCl वाला मैंने पॉइंट आपको बता दिया था कि HCl का pH वैल्यू कितना होता है, 1.4। और इसका काम क्या है, मेनली जो HCl काम क्या करता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया जो हमारे फूड से आते हैं, छोटे छोटे रहते हैं ना कभी कभी, तो उसको मारने का काम करता है, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। क्योंकि HCl का नेचर का है एसिडिक, और जो एसिड होगा वो मारेगा बैक्टीरिया को, तो ये काम करता है। और क्या करता है, फूड को एसिडिक बनाता है, क्योंकि इसका pH वैल्यू कितना है, 1.4। तो 1.4 का मतलब क्या होता है, ये 7 से पहले है, मतलब अम्लीय प्रकृति का है। तो भोजन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि भोजन पहले क्या पता, ये पता नहीं, लेकिन अब भोजन एसिडिक हो गया है। और क्या करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। भाई अगर कहीं एसिड में अगर आप किसी चीज को बहुत दिनों तक रख दोगे ना, तो कभी भी खराब नहीं होगी। प्रोड्यूस बाय ऑक्जेंटिक सेल, और ये निकलता कहां से, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि HCl कहां से सीक्रेट होता है, तो ऑक्जेंटिक सेल से सीक्रेट होता है। और ये ऑक्जेंटिक सेल कहां पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाई जाती है ना, 3 प्रकार की सेल मैंने आपको बताया था, तो वही है। अब बात आती है किसकी, प्रोसेस ऑफ स्टमक। अब स्टमक की प्रोसेस होती कैसी है, तो प्रोसेस ऑफ स्टमक को अगर मैं देखूं तो स्टमक की जो प्रोसेस होती है, तो एक म्यूकस, एक क्या होता है, जो स्टमक होता है ना, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसको बता दूं कि एक म्यूकस क्या होता है और ये क्या होता है। जैसे ये स्टमक है, तो स्टमक में यहां पर एक लेयर फॉर्म हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकस। अब ये म्यूकस का फंक्शन देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट। म्यूकस एक परत का निर्माण करता है। म्यूकस जो होता है वो एक क्या का निर्माण करता है, परत का, अंदर एक परत होती है। अब ये क्या करता है, म्यूकस जब परत का निर्माण हो गया तो, और फिर जो एक सेकेंड प्रोसीजर होती है क्या, HCl की, और फिर क्या होता है, एक रेनिन और पेप्सिन एंजाइम होता है। भाई स्टमक में एक जो लेयर फॉर्म होती है वो किसकी होती है, म्यूकस की होती है ना, और HCl भी उसमें पाया जाता है, जो कि जो म्यूकस होता है वो HCl के प्रभाव को कम करता है। एक रेनिन और पेप्सिन एंजाइम भी वहाँ पे पाए गए, और ये रेनिन पेप्सिन कहाँ से आया, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले एंजाइम थे ना, वही है। अब जब ये 3 प्रोसीजर कंप्लीट होती है, कौन कौन सी, म्यूकस लेयर बनाता है, HCl आता है, रेनिन और पेप्सिन एंजाइम अपना काम कर लेते हैं भोजन के साथ मिलकर, तो भोजन ऐसा 4 घंटे तक स्टमक में रहता है। अब जब 4 घंटे तक ये 3 प्रोसीजर होने के बाद जो फूड होता है वो हाफ लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, आधी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये फूड 4 घंटे के बाद हाफ लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम वन वर्ड में क्या बोलते हैं, काइम, क्या बोलते हैं, काइम नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, काइम नाम से जानते हैं। काइम मतलब एक प्रकार की भोजन की लुगदी बन जाना। जब भोजन एसिडिक हो जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, लुगदी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो इस प्रकार से हमने आज ये जो पॉइंट देखे वो कौन सा पॉइंट था, हमने देखे कि ओसोफेगस क्या होती है, जिसका जो लेंथ होता है 25 सेंटीमीटर होता है। इसका वन एंड किससे कनेक्टेड रहता है, बकल कैविटी से, और वन एंड किससे कनेक्टेड रहता है, स्टमक से कनेक्टेड रहता है। स्टमक के और इसमें क्रमानुकुंचन गति से भोजन आगे बढ़ता है, हमने देखे थे किसमें, एसोफेगस में। इसमें देखे थे इसके बाद जो लास्ट एंड जो कनेक्ट रहता है वो किससे कनेक्ट रहता है, एसोफेगस का, स्टमक से। और जो स्टमक वाला जो पार्ट होता है उसमें 3 पार्ट पाए जाते हैं। सबसे पहले ऊपर एक पार्ट पाया जाता है, फिर मिडिल पार्ट पाया जाता है और एक लोअर पार्ट। लोअर पार्ट में क्या पाया जाता है, पाइलोरिक होता है। मिडिल पार्ट में क्या होता है, फंडस होता है। और जो अपर पार्ट में होता है कार्डिया होता है। कार्डिया, फंडस और पाइलोरिक। तो जो पाइलोरिक वाला पार्ट होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, बताइए, ग्रैनी से, डुडेनम से। भाई स्टोमक में क्या पाया जाता है, HCl। स्टोमक में हमने क्या पाया, देखे थे कि एक गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है नीचे साइड। उस गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या पाए जाते हैं, 3 प्रकार के क्या सेल, जिसमें हमने किसके बारे में डिस्कस किए थे, ऑक्जेंटिक सेल। उसी ऑक्जेंटिक सेल में HCl सीक्रेट होता है, जिसका नेचर कैसा होता है, 1.4 के हिसाब से pH वैल्यू में क्या हो गया, एसिडिक नेचर हो गया। भाई ऑक्जेंटिक, उसके में हमने देखे थे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या और सीक्रेट होता है, उसके एंजाइम रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करता है, दूध को दही में कन्वर्ट करता है, बच्चे वाला एग्जांपल देखे थे। पेप्सिन क्या करता है, हमारे शरीर में पाए जाने वाले प्रोटीन को पाचन करता है। तो इस प्रकार से हमने पूरी चीजें डिस्कस की थी। इसके बाद आने वाला जो हमारा वीडियो होगा वो इंटेस्टाइन के ऊपर होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट में ही हम इंटेस्टाइन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस करेंगे और लार्ज इंटेस्टाइन को डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से हमने आज ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस किए। और मेरे द्वारा जो ये सब जो बायोलॉजी का जो ये वीडियो बनाया जा रहा है, ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट NCERT से लेकर बनाया जा रहा है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए ये सारे जो वीडियोस हैं वो अगर आपको पसंद आ रहे हो तो कृपा करके, कृपा भी नहीं मैं बोल सकता, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अगर आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करेंगे उतना ज़्यादा मेरे पे कॉन्फिडेंस आएगा और मैं इससे ज़्यादा बेहतर मेहनत करके ये वीडियो को बनाने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद।